पाटिल जी और आप सबको नमस्कार। मित्रों, ये कोरोना ऐसे नहीं आया। ये एक प्रकृति या मानव निर्मित, जो भी कहें इसको, कारण है। हमने अपनी प्रकृति के अनुकूलन का जो तौर तरीका था उसको बदला, और हमारी जो इंजीनियरिंग तकनीक और जो शिक्षा है, उस शिक्षा में केवल प्रकृति से हमने उसका अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण करना सीखा। और उस शिक्षा ने प्रकृति के अनुकूलन की प्रक्रिया को हमारे व्यवहार में से हटा लिया। इसलिए इस तरह के खतरे, इस तरह के ये विस्फोट, ये महामारी जो हुई है, वो उसका एक बड़ा कारण है। अभी जो दृश्य है, जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो को यदि हमें ठीक करना है तो हमें ये देखना होगा कि पिछले 200 सालों में औद्योगिक क्रांति के बाद इस दुनिया में दो तरह की ताकतें, वैचारिक ताकतें थी। एक समाजवादी, दूसरी पूंजीवादी। पूंजीवादी प्रतियोगिता से, कंपटीशन से लाभ कमाती थी, और समाजवादी सबको समता, सादगी का पाठ पढ़ाती थी। लेकिन फाइनली समाजवादी भी पूंजीवाद के रास्ते पर ही चला गया, और हमारा जो इकोनॉमिक नेटवर्क है, जिसको हम इकोनॉमिक ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी इकोनॉमी, ये सब इसने लाभ कमाने के चक्कर में इसको हमने बहुत बढ़ा लिया, और जो हमारा सिक्योरिटी नेट था वो इस ग्लोबल इकोनॉमिक नेट के सामने छोटा पड़ गया। और जब सिक्योरिटी नेट छोटा होता है और हमारा प्रॉफिट नेट बड़ा हो जाता है, तब ये इस तरह की घटनाएं हुआ करती हैं। इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस घटना के बाद जो भारत का सिनेरियो होगा, दुनिया का सिनेरियो होगा, जो ग्लोबल सिनेरियो होगा, वो कैसा होगा, और उसमें से हम क्या कर सकते हैं। देखिए, भारत प्रकृति के अनुकूलन का, भारत में प्रकृति के प्रति आस्था और उसका जो ज्ञान तंत्र था, उसका जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम था, वो सब कुछ प्रकृति के चारों तरफ था, और वो बहुत डिसेंट्रलाइज्ड था। आज जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल होने के कारण सब सेंट्रलाइज हुई। इसलिए हमें भारत को अपने मूल चरित्र पर आना चाहिए और डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहिए। जब मैं डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया में रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ये अभी भी सस्टेनेबल है, अभी भी सस्टेन कर रही है। इसलिए हम उस इकोनॉमी को बराबर समझने की कोशिश करें और उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। यदि हम रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेंगे तो हमारी ग्लोबल जो सिक्योरिटी नेट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और यदि हम केवल प्रॉफिट इकोनॉमी को, इकोनॉमिक नेट को स्ट्रेंथन करेंगे तो हम ग्लोबली पिछड़ जाएंगे। इसलिए भारत को ये देखना चाहिए कि उसकी हेरिटेज क्या है। भारत का जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है वो उसकी हेरिटेज है। और पिछले, मैं कहना ये चाहता हूँ कि यदि अभी भी समय है कि हम अपने को सुधार लें और हम कम्युनिटी ड्रिवन, डिसेंट्रलाइज्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पर जाएं और उसी को एक तरह से ग्लोबल सिक्योरिटी नेट मानकर उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। हम इस कोरोना के बाद यदि सबको रोज़गार देना चाहते हैं, यदि हम सबको उनकी जगह पर टिकाना चाहते हैं, तो हम ये देखने की कोशिश करें कि पिछले 150-200 सालों में जिस तरह से भारत के गांव उजड़कर शहरों की तरफ माइग्रेशन हुई, और उस फोर्स्ड माइग्रेशन ने शहरों को बहुत तेज़ी से बढ़ाया।
उसके कारण जो हमारा अर्बन लैंडस्केप था वो डेंजरस हो गया और उसके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ गया। इसलिए हमें अब ये देखना होगा कि हमारा अर्बन फ्यूचर और हमारा रूरल फ्यूचर, इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। यदि हम अपने शहरों को मजबूत रखना चाहते हैं तो भी हमें गांव को पहले मजबूत करना होगा। मैं बचपन में जब हम लोगों ने काम शुरू किया तब हम 5 बातें कहते थे। गांव की माटी गांव में, गांव का पानी गांव में, हर घर में बने गोबर की खाद, हर घर में रहे अपना बीज, और सारा समाज मिलकर ले अपने भविष्य के ग्राम सभा में फैसले, तो रहेगी गांव की चोटी गांव के हाथ। ये जो उस जमाने के स्लोगन थे, ये स्लोगन ठीक है, महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज्य में से निकले ये स्लोगन थे, लेकिन ये स्लोगन गांव के स्वावलंबन के स्लोगन हैं। ये स्लोगन गांव को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, स्वाभिमानी बनाना चाहते हैं, गौरवशाली बनाना चाहते हैं। हर गांव के हर इंसान को रोजगार देने के तरीके हैं, लेकिन हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने अपनी जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को सेंट्रलाइज करके अर्बन इकोनॉमी को बढ़ाया, और परिणाम ये है कि आज इंडिया में अर्बन इकोनॉमी पर ही सबसे बड़ा खतरा आ गया। अब लोग अपना शहर छोड़कर गांव जा रहे हैं। हर गांव के लोग कहते हैं कि जिस गांव में मेरी नाल दबी है, जिस घर में मेरी नाल दबी है, अब मुझे वहीं जाना है। क्योंकि इस कोरोना की महामारी का ये जो एक भय हमारे मन में बैठा है, उसने एक बात तो प्रूव कर दी कि जो हम पिछले 40 सालों से बराबर बोल रहे थे कि भाई गांव स्वावलंबी होंगे तो शहर भी स्वावलंबी बनेंगे, गांव स्वावलंबी नहीं होंगे तो शहर भी स्वावलंबी नहीं रहेंगे। इसलिए इस वक्त हमें गांव और शहर, इन दोनों की जो रिजिलियंस है उसको समान रूप से सम्मान देकर बढ़ाना चाहिए। पहले गांव को ठीक करना चाहिए, फिर शहर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। यदि हम गांव के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारा शहर अच्छा नहीं रह सकता। इसलिए हमें पहले अपने गांव की खेती, गांव का पानी, गांव के लोग और गांव के लोगों का रोजगार, उसको ठीक से व्यवस्थित प्रबंधित करने की ज़रूरत है। यदि उसको हम व्यवस्थित प्रबंधित करेंगे और हर खेत को पानी, हर खेत को बीज और हर खेत को काम करने वाले हाथ मिलेंगे तो हम फिर से अपना उत्पादन बढ़ाएंगे। हमारा उत्पादन यदि हम बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने देश को दोबारा से स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, तो हमें एकमात्र रास्ता है अपने स्वावलंबन का, और वो रास्ता है कि हम गांव के लोगों को गांव में रोजगार देने के लिए, उनकी स्वावलंबी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए खड़े हों। अब आप देख रहे हैं कि अभी तक जो बीमारी का प्रकोप था कोरोना का, वो शहरों में था। अब शहरों को खुला कर दिया है। जब से शहरों में पहिया घूमने लगा है, तब से जो गांव के बीमार लोग थे अब वो गांव में जाने लगे। गांव को भारत के शहर प्लास्टिक देते हैं, बीमारी देते हैं, लाचारी देते हैं, बेकारी देते हैं, और फिर बाद में एक बड़ा हॉस्पिटल भी शहर ही देते हैं गांव के लोगों को। ये जो हमारा लेने देने का रिश्ता है, इसमें कोई सम्मान और कोई बराबरी नहीं है। इसलिए हम यदि भारत को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, गौरवशाली बनाना चाहते हैं और स्वाभिमानी बनाना चाहते हैं, तो हमें भारत को दुनिया का गुरु बनाने के लिए सबसे पहले अपने गांवों को सुधारने की रीति, नीति ये सब बनानी पड़ेंगी। आज गांव की नीति नहीं है, आज गांव की रीति नहीं है। हर गांव की अपनी एक नीति हो, हर गांव का अपना एक दस्तूर हो, हर गांव की अपनी ग्राम सभा अपने गांव के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, गांव के भविष्य को, साझे भविष्य को सुधारने के लिए खड़ी हो। तब तो गांव अच्छे होंगे, तब तो भारत अच्छा होगा।
दोस्तों, इस कोरोना की बीमारी से, इस कोरोना की महामारी से हमें यदि सीख लेनी है तो फिर हमें यही एक बड़ी सीख है कि हम अपने गांवों को, अपनी धरती को, अपनी प्रकृति को जैसा 200 साल पहले सम्मान करते थे, जिसके कारण भारत दुनिया का गुरु था, उसको हम दोबारा समझने की कोशिश करें, उसको हम दोबारा जानने की कोशिश करें। और यदि हमने उसको जाना और उसको समझा और उसको अपनाया तो मैं इतना कहता हूँ कि भारत दुनिया का दोबारा गुरु बन सकता है। दोस्तों, जब मैं 37 साल पहले राजस्थान के लाचार, बेकार, बीमार, उजड़े हुए गांव में गया, तब रतौंधी नाम की बीमारी थी और उस रतौंधी का हमने संगठित होकर, हमने गांव के लोगों के साथ मिलकर उपचार किया और रतौंधी ठीक होने के बाद गांव के लोग अपने पानी के काम में लग गए। तो जो गांव बेपानी होकर उजड़ गए थे, लाचार, बेकार, बीमार हो गए थे, वो गांव पानीदार बनने लगे। आज मैं कह सकता हूं कि हम 1200 गांवों को पानीदार बना सके। कोरोना में भी तरुण भारत संघ ने इन 1200 गांवों में जो लाचार, बेकार, बीमार शहरों में चले गए मजदूर थे और कोरोना के कारण वापस अपने गांव में लाचार हुए, उन सबको हमने सूखा अनाज, 15 तरह की ज़रूरी चीज़ें इस कोरोना के दौर में भी सारी पूरी टीम को लगाकर उस काम में लगाया। हमने 10,000 से ज़्यादा लोगों को उनकी खाने की सामग्री, उनकी ज़रूरत की सामग्री पहुंचाई। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कोरोना को एक अनुशासन पर्व की तरह मानना चाहिए। जब हम अनुशासित होकर सेवा और राहत के काम करते हैं तो उसमें से रचना का विचार, उसमें से निर्माण का विचार, उसमें से नई क्रिएशन हमारे मन में आने लगती है। तो जब हम ये कोरोना के से त्रस्त लोगों की सेवा में लगे थे, तब हमें ये समझ में आया कि आज हमें दोबारा से भारत को सुरक्षा का जाल प्रदान करने के लिए, भारत को एक स्वावलंबी और गौरवशाली राष्ट्र बनाने के लिए हमें गांवों को मजबूत करना होगा। और गांव-गांव में रुकें, गांव के लोग अपने गांव में खेती करें, मजदूर जो भी कुछ काम करना है, वो लघु उद्योग करें, वो अपने गांव में करें। ये करने की ज़रूरत है। मैं इतना जानता हूँ कि इस सरकार ने समय रहते गांव के लोगों को अपना गौरव लौटाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। गांव में जो कोरोना से ग्रसित लोग हैं, वापस आ रहे हैं, उनकी जांच करके ही गांव में जाना चाहिए, जिससे गांव में वो ठीक से अपना इलाज कर सकें। बिना जांच किए गांव के लोगों को शहरों से अब दौड़ाना अच्छा नहीं है। मैंने देखा कि अब शहरों से गांव के लोगों को दौड़ाया जा रहा है। गांव के लोगों को कहा जा रहा है कि अब आप अपने गांव जाओ। ये अच्छा नहीं है। उनको गांव जरूर भेजो, उनकी वो मूल जगह है, वहाँ ही उनका गौरव और स्वाभिमान और सम्मान है, लेकिन उनकी जांच करके भेजो। जिसको कोरोना है उसको पता रहे कि भाई इसको और लोगों से अलग रहना है। तो ये हमारी इस वक्त की सरकारों का वर्तमान काम है। और इस वर्तमान काम के बाद जो हमारा कोरोना के बाद का काम है वो खड़ा होता है कि कोरोना के बाद हम अपने खेत को, अपने खलिहानों को, अपने गांवों को ठीक करें, अपने शहरों को ठीक करें। और शहरों का ठीक होने का काम, पहले गांव ठीक होंगे तब शहर ठीक होंगे। इसलिए हमें पहले गांवों को ठीक करना है, फिर शहरों को ठीक करने पर विचार करना होगा। तभी भारत एक स्वावलंबी और गौरवशाली राष्ट्र बनेगा। मैं इस कोरोना की बीमारी के बाद भारत को दुनिया को सिखाने वाला राष्ट्र के रूप में देखना चाहता हूँ। और हम सचमुच सिखाने के लायक हैं। हम सचमुच भारतवासी भारत के ज्ञान तंत्र से, प्रकृति का सम्मान करके दुनिया को सिखाने योग्य हैं। हमारी जो आधुनिक शिक्षा थी, जो मैकाले ने हमारे कंठ में, हमारे दिमाग में बैठाई, उसके कारण हमें ये सब संकट जूझना पड़ा। हमें उस शिक्षा पद्धति के स्थान पर अपनी मूल शिक्षा, भारतीय आस्था, पर्यावरण की रक्षा, प्रकृति का सम्मान,
और समता सादगी से आगे बढ़ने के सब तौर तरीके, खेती, इन सब को साथ लेके चलना होगा। भारत फिर से दुनिया का गुरु बन सकता है, लेकिन दुनिया का गुरु बनेगा वो अपने मूल ज्ञान से। हम भारत के यदि शिक्षक बनाना चाहते हैं, यदि हम भारत को सचमुच दुनिया को सिखाने के लायक बनाना चाहते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि हमारी शिक्षण की जो पद्धति है, उस शिक्षण की पद्धति में और क्या बदलाव लाया जा सकता है, और कैसे हम अपनी शिक्षण पद्धति को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षण पद्धति से ही हमारे मन में करने का, रचना का भाव आता है, और शिक्षा हमारे अंदर विश्वास और एहसास पैदा कराती है कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, जो हमारी मूल शिक्षा है वो तो हमें हमारे स्वावलंबन की शिक्षा है, और स्वावलंबन की शिक्षा ये है कि जितना हम इस प्रकृति से लें, उतना ही इस प्रकृति को अपनी मेहनत से लौटाएं। इस प्रकृति के साथ हमारे लेने और देने के रिश्ते बराबर हों। जब हमारे प्रकृति के साथ लेने और देने के रिश्ते बराबर होंगे, तो हम एक तरह से दुनिया के शिक्षक बन सकेंगे। मित्रों, मैं आज की इस इंटरनेशनल सेमिनार में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है कोरोना को हराने का और भारत को जिताने का। अभी भी वक्त है कि कोरोना की हार के बाद हम सीख ले लें कि हम अपने पैरों पर खड़े होकर भारत को फिर से गौरवशाली बनाएंगे। आप जानते हैं ये कोरोना पहली बार नहीं आया, 2002 में भी आया था, और कनाडा के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको अपने देश में ही रोक लिया था, फैलने नहीं दिया। मैं जानता हूँ कि कोरोना दोनों बार चाइना से निकला है, इसलिए कोरोना की जड़ चाइना में है, और चाइना इस वक्त इकोनॉमिक नेट का दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा है, जो सबसे तेजी से दौड़ रहा है, इकोनॉमी में सबसे तेजी से दौड़ रहा है। इसलिए भारत को इस प्रॉफिट इकोनॉमी जो जिस इकोनॉमी में हमारा चाइना दौड़ा है, उस इकोनॉमी में हमें नहीं दौड़ना चाहिए। हमें अपनी शुभ की इकोनॉमी देखनी चाहिए, सुरक्षा की इकोनॉमी देखना चाहिए। जब मैं सुरक्षा की नेट की बात करता हूं, तो एक बात कहता हूं कि जो सुरक्षा ग्लोबल नेटवर्क है, उसको भारत ने शुभ शब्द के साथ जोड़ा था। भारत में व्यापार में दो शब्द थे, एक था लाभ और दूसरा था शुभ। इसलिए भारत लाभ का गुरु नहीं था, भारत तो दुनिया का शुभ का गुरु था। इसलिए भारत अभी भी दुनिया में शुभ का गुरु बनने की क्षमता रखता है। हमें दोबारा से एक बार इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम खड़े हों और भारत को आत्म स्वावलंबी बनाने के लिए, भारत को गौरवशाली बनाने के लिए भारत की मूल शिक्षा को अपनाएं और श्रम से खाएं। भारत का समाज श्रमनिष्ठ समाज था, श्रम करके खाता था। आज हम यूरोप और अमेरिका की तरह अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण की कंपटीशन में आ गए हैं। इसलिए उस कंपटीशन, वो जो शोषण, प्रदूषण और अतिक्रमण का कंपटीशन है, उस कंपटीशन में हमें आगे नहीं जाना चाहिए। हमें तो शुभ के कंपटीशन में आगे जाना चाहिए। जो शुभ का कंपटीशन है वो सुरक्षा का कंपटीशन है, ग्लोबल सुरक्षा का नेटवर्क है, ग्लोबल सेफ्टी नेटवर्क है। इसलिए हमें कोरोना के बाद प्रॉफिट नेटवर्क को छोड़कर सुरक्षा के नेटवर्क में, शुभ के नेटवर्क में जाने की ज़रूरत है। मैं इस अवसर पर दो बातें और कहना चाहता हूँ कि यदि हम सुरक्षा नेटवर्क करना चाहते हैं तो इस काम को गांव से शुरू करें। गांव इसकी एंट्री पॉइंट है, गांव से शुरू करें, फिर रिवर बेसिन को, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ हैं
उनको फॉलो करने से हम फिर उस ग्लोबल नेटवर्क में फंस जाएंगे। हमें जो फॉलो करना चाहिए वो नेचुरल बाउंड्रीज को फॉलो करना चाहिए। जो हमारी रिवर बेसिन है, उन रिवर बेसिन में रिज से लेकर वैली तक हम लोग काम करें और अपनी नदियों को शुद्ध सदा नीरा बनाएं। नदियों की अविरलता और निर्मलता की तरफ हम आगे बढ़ें। यदि हम नदियों की अविरलता निर्मलता की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम एक बार फिर भारत में ये बता सकेंगे कि भारत अपने आप को संभालना जानता है। भारत कोरोना जैसी महामारी से हारना नहीं जानता। भारत तो कोरोना से जीतना जानता है। इसलिए भारत ने अभी भी हम लोगों को ये अपने गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए अपने काम पर खड़े होने की ज़रूरत है। हम यदि भारत को स्वावलंबी बनाएंगे तो भारत एक तरह से फिर दुनिया का गुरु बनेगा। दुनिया का गुरु बनाने के लिए हमें गांव से काम शुरू करके पुनर्जीवन का, नदियों की पुनर्जीवन का, गांव के स्वावलंबन का और गांव के स्वराज का काम शुरू करके हमें नदियों की संसद बना के, रिवर बेसिन संसद हम यदि बनाएंगे तो जो हमारी अभी सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी है, जो हमारी सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी में फॉल्ट आ रहे हैं, कमियां आ रही हैं, उनको हम डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी से मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि भारत की जो डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करने का जो टूल है वो तो गांव है। गांव की इकाई यदि मजबूत होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें गांव को गौरवशाली और स्वावलंबी बनाने के लिए जिस तरह से तरुण भारत संघ ने पिछले 37 सालों में एक छोटे से गांव से तो फिर पानी के काम में लग गए और ये पानी के काम से 1200 गांव को स्वावलंबी बना सके। हमने राजस्थान राजस्थान के 19 ज़िलों के 1200 गांव को हमने पानीदार बनाया और ये सारा काम बिना किसी सरकारी मदद के लोगों के संगठन ने, लोगों की शक्ति ने किया। आज जो लोग पहले उजड़ गए थे वो वापस अपने गांव में आए और अपने वापस गांव में आके अच्छी खेती करते हैं। ये जो अच्छी खेती करने का काम है ये इसलिए हो पाया कि ज़मीन तो लोगों के पास थी पर पानी नहीं था। जब पानी आया तो ज़मीन उपयोगी हो गई, ज़मीन में खेती होने लगी। इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हमें जो गांव में लघु उद्योग बढ़ाने हैं वो लघु उद्योग हमारे जीवन, जल, जंगल इस सब के साथ जुड़े होने चाहिए। और इसमें ये जो लैंड एक्विजिशन का जो की ज़रूरत नहीं है। लैंड लोगों के पास है, उसका मालिक कोई और बने और उसमें कोई और मालिक बन के उद्योग लगाए, वो उचित नहीं है। हम गांव में जो हमारी प्राइवेटाइजेशन थी उस प्राइवेटाइजेशन को कम्युनिटाइजेशन में बदलें। और ये जो कम्युनिटाइजेशन में बनाने का तरीका है ये कोऑपरेटिव मूवमेंट है। हिंदुस्तान में बहुत पुरानी स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव मूवमेंट है। महाराष्ट्र में कई जगह सफल हुई, कर्नाटक में हुई, तमिलनाडु में हुई, आंध्र में हुई और जगह भी राजस्थान में भी हुई। इसलिए इस कोरोना के बाद हमें प्राइवेटाइजेशन को, कंपटीशन को बंद करके हमें कम्युनिटाइजेशन करना चाहिए। और वो जो कम्युनिटाइजेशन होगा वो कोऑपरेटिव मूवमेंट से होगा। इस देश को अब एक नई कोऑपरेटिव मूवमेंट चाहिए। हम नई कोऑपरेटिव मूवमेंट लाने के लिए हमें ये देखना होगा कि हम कैसे गांव में गांव की ज़मीन को
लैंड एक्विजिशन किए बिना बेज़मीन और ज़मीन वाले दोनों मिलकर कैसे कर सकते हैं। विनोबा भावे ने इस दुनिया में और इस देश में एक अद्भुत प्रयोग किया था और वो जब तक जीवित रहे वो उस काम में बहुत सफल रहे। उनके जाने के बाद उस काम को उतना अच्छे से आगे नहीं बढ़ाया जा सका, लेकिन उस काम को आगे बढ़ाने की संभावनाएं बहुत है। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक सरकार की कमिटमेंट और समाज की समर्पण दोनों की ज़रूरत है। सरकार की कमिटमेंट चाहिए और समाज का समर्पण चाहिए, तो जो विनोबा ने काम शुरू किया था भूदान का, वो दोबारा से ठीक आगे बढ़ सकता है। हमारी राय है कि हम इस निजीकरण को रोककर सामुदायिकरण करें और सामुदायिकरण में ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है इसको बढ़ाने के लिए एक पहल की जाए। इस पहल से ही हम लोग भारत फिर दोबारा से आगे जा सकता है। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये जो ग्लोबल नेटवर्क इमर्ज हो रहे हैं, उन नेटवर्क में जो कंपटीशन, प्रॉफिट के कंपटीशन हैं, उसको रोके और सुरक्षा के, शुभ के ग्लोबल नेटवर्क खड़े करें। और ये लोकल से ग्लोबल लेवल पे होगा। हम लोकल लेवल पर, गांव के लेवल पर शुरू करें और लोकल से शुरू करके तब ग्लोबल बने। हमारे सामने दो दुनिया के बड़े उदाहरण हैं। एक है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, और दूसरा है जय जगत। जो जय जगत है वो विनोबा जी का है, और जो वैश्वीकरण है वो कंपटीशन का है, प्रतियोगिता का है, इकोनॉमी का है। तो जो वैश्वीकरण है, जो कंपटीशन है, इकोनॉमिक कंपटीशन है, वो तो अब फेल हो रहा है। लेकिन विनोबा का, जिसमें स्नेह, श्रद्धा, सद्भाव, समता, सादगी सब मौजूद थे, जय जगत, वो अब आगे चलेगा। महात्मा गांधी का सिद्धांत जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिया था, वो अभी भी प्रमाणिक है, अभी भी व्यवहारिक है। अभी भी इस काल में भी यदि हम कोई एक नाम ले सकते हैं जिस नाम के साथ कोई सबका, थोड़े बहुत लोगों को छोड़ दीजिए, सबकी सहमति बन सकती है, वो है महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज। महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, जो आज़ादी के बाद पूरा होना चाहिए था, वो पूरा नहीं हुआ। हमें उस सपने को, बापू के उस सपने को साकार करने की एक पहल करनी चाहिए, और बापू के उस सपने को साकार करने की पहल हम इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से भी कर सकते हैं। लेकिन ये इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शुरू करने के लिए हमें यही देखना होगा कि हम कैसे इस काम को आगे लेके जाएं। ये आगे लेके जाने का एकमात्र रास्ता ये है कि हम जो भी भारत के संविधान में बराबरी का, समता की तरफ, सादगी की तरफ, सादगी के रास्ते पर चलकर समता की तरफ आगे लेके जाने का सिद्धांत था, जो कि भारत के संविधान में समता खास सिद्धांत था। उस समता के सिद्धांत की पालना करने की ज़रूरत है। यदि हम समता के सिद्धांत की पालना करें तो हम एक दुनिया को सिखाने वाला रास्ता बता सकते हैं। दुनिया को सिखाने वाला रास्ता यही है कि हम अभी भी एकजुट होकर और अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम
भारत के संविधान के प्रकाश में भारत का संविधान इस कोरोना के बाद भी नई सीख देने के लिए नया स्वरूप हमारे सामने है। और इस संविधान में बापू के ग्राम स्वराज की राह भी है। इस संविधान में ग्राम सभा और गांव स्वावलंबन उस सब के रास्ते हैं। इसलिए हमें अपने संविधान के प्रकाश में गांवों को आगे बढ़ाना चाहिए। बीच के दौर में कुछ राजनेताओं ने, कुछ दलगत राजनेताओं ने शहरों को ज़्यादा बढ़ावा दिया और उनको लगता था कि खेती में सबका गुजारा नहीं होगा। गांव में ऊंच नीच है तो गांव की ऊंच नीच मिटाने के लिए शहर एक अच्छा रास्ता हो सकता है। पर दोस्तों, आप जानते हैं कि शहरों में ज़्यादा गहरी ऊंच नीच है। इसलिए हमें ऊंच नीच को कम करने के लिए अपने गांव छोड़कर शहरों में जाना और शहरों में ये कल्पना करना कि बराबरी आ जाएगी, समता सादगी आ जाएगी, ये ठीक नहीं था। ये हमारा एक तरह का एक अंधविश्वास था। वो अंधविश्वास टूट गया है। अब हमें एक सच्चा नया रास्ता, जिस तरह आज़ादी से पहले एक कमज़ोर, डरा हुआ, मरा हुआ भारत खड़ा हुआ था और नए रचनात्मक काम शुरू हुए थे, वैसे ही अब हालत है। आज़ादी के बाद जैसी मार धाड़, जैसी भाग दौड़, जैसे देश में बंटवारा, लोगों में बंटवारा, ये सब जो हुआ था वो अब इस कोरोना ने कर दिया है। इसलिए इस कोरोना से के इस संकट को समझकर ये जो एक नया क्षण आया है, नए विचार का, नए काम का, इस नए क्षण में हमें नए विचार के साथ भारत को खड़ा करने की ज़रूरत है। और भारत में निजीकरण नहीं, सामुदायिकरण करने की ज़रूरत है। और सामुदायिकरण सहकारिता से संभव होगा। इसलिए भारत ही एक ग्लोबल सेफ्टी नेटवर्क, सेफ्टी कहता हूँ तो मैं सुरक्षा कहता हूँ, शुभ कहता हूँ, जो पूरी दुनिया के लिए शुभ है, जो सबके लिए शुभ है, जिसमें सबका पुण्य और शुभ है। इसलिए उस रास्ते को अपनाने की ज़रूरत है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ और इस वेबिनार के आयोजकों को ख़ास बधाई देता हूँ, खासकर हमारे प्रकाश पाटिल और प्रिंसिपल साहब को और सब मित्रों को कि इस विचार को ज़रा अच्छे से सरकार तक पहुँचाएँ कि सरकार कैसे इस नए संकट में नए रास्ते ढूंढे। और ये रास्ते समता और सादगी के होने चाहिए। इसमें प्रकृति और मानवता दोनों की बराबरी होनी चाहिए। केवल ये नहीं कि मानव ही सर्वोपरि मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित हो। मानव और प्रकृति, मानव और हमें बनाने वाली ये प्रकृति, इन दोनों का बराबर सम्मान देने वाला रास्ता हम लोग पकड़े। वही रास्ता हमें सुख, समृद्धि और एक दोबारा से नया भारत और नई दुनिया बनाने का रास्ता होगा। हो गया।